नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी सरकार की ये जो नई मुसीबत मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि अभी तक जितनी मुसीबतें थी, उसमें अडानी के ऊपर कोई मुसीबत हो गई या देश को लेकर तमाम तरह की परेशानियां, समस्याएं होती थी। लेकिन ये मुसीबत सीधे-सीधे और डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो सगे हैं सारे के सारे, करोड़ों अरबों में खेलने वाले, उन सब की चोरियां पकड़ी जाने वाली हैं। और छोटी-मोटी चोरियां नहीं, बड़ी चोरियां पकड़ी जाने वाली हैं। और इस सरकार के लिए इसमें बचना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मामला ये भारत का नहीं है। मामला क्या है? सरल तरीके से समझाता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा, धैर्यपूर्वक समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ये क्या है? दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े अमीर देशों का एक संगठन है, और ये इसका मुख्य काम जो है विकसित देशों का है। अब आप कहेंगे भारत कैसे है इसमें, वो भी बताएंगे। तो इसमें जो है कुछ नियम बनाता है ये सबके लिए, आर्थिक नियम और स्टैंडर्ड। उसका मकसद होता है टैक्स चोरी, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह रोकना, और इसके लिए एक साझा सिस्टम इंटरनेशनल तैयार करना। पेरिस में इसका मुख्यालय है। इतने में आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी संस्था है जो सारे देशों के साथ मिलके, सारे नहीं अमीर देशों के साथ मिलके टैक्स चोरी के जुगाड़ रोक करती है कि कैसे रोकना है उसको। अब ये जो है, इसका काम है ग्लोबल रूल बनाना कि भैया दुनिया भर के देश क्या क्या करेंगे। मतलब ये एक अलग थानेदार है। डेटा रिपोर्ट और फ्रेमवर्क और देशों को आपस में जोड़ना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कोट अनकोट वाली, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सूचनाओं को अपने आप एक दूसरे से साझा करना। इसमें बैंक अकाउंट की जानकारी, इन्वेस्टमेंट, और अब इसमें एक नया रूल जोड़ गया है जो अब बहुत सारे लोगों को फंसवाने वाला है। क्या रूल है समझिए। पहले जानते हैं कि इसमें 38 देश कुल हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया सब हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। उसके बावजूद इसका आदेश मानने के लिए तत्पर ही नहीं है, उद्यत भी है और लिख के भी दे चुका है। इसको पार्टिसिपेंट माना गया है। ये भागीदार देश है, और इसको कहा गया है कि आप टैक्स के मामलों में पारदर्शिता बरतोगे। समझ गए आप अभी तक की कहानी? तो आप कहेंगे इसमें घोटाला क्या है, मैं आपको बताऊं। हुआ ये है कि ये OECD जो है, ये G20 का मेंबर होने के कारण भी भारत का इसकी ऊपर असर है, और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है उसको भी भारत ने साइन किया हुआ। और ये बहुत ताकतवर है, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं जो नियम नहीं मानते, टैक्स हेवन वगैरह, वो सब भी OECD को नजरअंदाज नहीं कर पाते। अब आप समझ गए होंगे कि ये ग्राम पंचायत है चौधरी लठैतों की, जिसके साथ में कोई गांव वाला चूं चपड़ नहीं कर सकता है, समझ लीजिए। अब उस पंचायत ने एक रूल बनाया है। अब ये क्या बनाया है? उसने अपने कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाया, CRS, बल्कि कहें कि उनको बदलाव किया, उनको अपग्रेड किया है। तो इसमें मोदी सरकार के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। मोदी सरकार के लिए नहीं, बीजेपी और मोदी के आसपास के लोगों के लिए। कैसे? क्योंकि अभी तक क्या था कि जो विदेशों में लोगों के अकाउंट का पैसा है, किसका किस देश में कितना जमा है, वो ये देश आपस में साझा करते थे। स्विच बैंक में पैसा कहाँ पे है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, किसने कहाँ किस कंपनी में कितना पैसा लगाया हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कहीं किसी कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर खरीदे हैं, कुछ खरीदा है, वो सब भी आपस में शेयर करते थे। ठीक है साहब। अब इसमें आ गया नया स्यापा। 2017 में मोदी सरकार ने इसे आवेल मुझेवार किया था, जब इसके साथ में समझौता किया था। अब इसी के कारण हमको स्विस बैंक की जानकारी मिलनी शुरू हुई थी, और जैसे ही जानकारी मिलनी शुरू हुई तो पहली मुसीबत थी, उसको सरकार ने दबा दिया। अब वो लोगों की पर्सनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन है, तो ना तो आप RTI से निकाल सकते हो, ना किसी तरह से निकाल सकते हो। सरकार को पता है स्विस बैंक में किसका कितना पैसा, और सरकार ने उस सूचना को सार्वजनिक नहीं किया आज तक। पहले ये करते थे, करेंगे। अब आप कहेंगे यार मुसीबत बताओ ना नई वाली, लेकिन ये समझे बगैर आप मुसीबत नहीं जान सकते। अब इसमें जो नई चीज आई है वो ये आई है कि उसने जो नियम बनाया, उसमें जो स्थायी संपत्ति है, रियल एस्टेट है, अब उसकी जानकारी भी साझा करनी पड़ेगी। अब यहां से खेल शुरू होता है। जितने बड़े दलाल हैं सत्ता के, इधर से उधर पैसा करने वाले, जितने घोटालेबाज हैं, जितने भारत के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, देखिए मैं अभी आपको मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उन सब के कहीं ना कहीं दुनिया में असेट्स हैं। किसी के मेंशन है, आपने सुना होगा, किसी ने वहां पर महल खरीद लिया है, किसी ने किला खरीद लिया है ना। वो सब इनके पास मोटे मोटे असेट्स हैं। जो नंबर 1 के वो तो आपको पता चल गया,
जो नंबर 2 के हैं उनको अभी तक भारत सरकार को जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि जो जानकारी की शेयरिंग होती थी वो शेयरिंग होती थी केवल फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरी चीज़ों की, जो मैंने आपको बताया। अब ये आपको बताना पड़ेगा। तो होगा क्या कि ये जो लोग हैं जिनकी रियल एस्टेट वहाँ पर है, जिनके बड़े बड़े किसी के फार्म हैं, किसी के किले हैं, किसी के बंगले हैं, जो भी है, और हिंदुस्तान के जो अमीर लोग हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, ये सब लोग आपको पता दुनिया में अलग अलग जगहों पर अपनी दौलत रखते हैं। इनका सीए क्या करता है, जो काम कानूनन जरूरी है वो करना, नहीं है उसको क्यों करना, आ बैल मुझे मार, उड़ता तीर क्यों लेना। तो क्या हुआ है कि इनके जितने भी वहां संपत्तियां हैं उसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन अब ये जो नेटवर्क और फ्रेमवर्क आएगा ओईसीडी का, इसके आने के बाद इस संपत्ति की सूचना हो जाएगी साझा, यानी ये सूचना भारत को भी मिलेगी, ये सूचना भारत के अंदर अगर किसी की संपत्ति होगी तो ये भी देगा। तो क्या हो गया, जो अभी तक छुपा हुआ था सब लोगों का धन, वो पब्लिक में आ जाएगा। फंसेंगे कौन, जिन्होंने अपनी उस संपत्ति को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि भारत में जो आदमी रहता है उसको भारत में उस संपत्ति को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे आप तो कह रहे हो मोदी जी के आसपास के लोग हैं, मोदी जी के नहीं, बीजेपी के आसपास के लोग हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि सत्ता के आसपास के लोग हैं बेसिकली, और वो सत्ता के आसपास ऐसे लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं किसी की भी सत्ता हो। तो अब उनकी ये इंफॉर्मेशन जब आएगी तो नया रायता फैलेगा। अब आप कहेंगे तो सरकार तो दबा देगी। हाँ, सरकार इसको टाल सकती है, लेकिन मामला ओईसीडी का है, छुपा नहीं सकती पहली चीज। लेकिन सरकार एक तर्क दे सकती है। अगर मैं जाऊंगा कि भैया मुझे बताओ जरा किसके कितने पैसे, किसकी कितनी संपत्ति वहां निकली है, तो सरकार कहेगी भाई ये लोगों की पर्सनल जानकारी है, उनके धन की जानकारी है, जैसे कि स्विस बैंक के खातों की, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोर्ट में मुकदमा होगा तो कोर्ट को जानकारी देनी पड़ेगी। और जो हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं उनके पास जब ये इंफॉर्मेशन आएगी ऑन रिकॉर्ड, तो उस इंफॉर्मेशन को जब ये छिपाएंगे तो इनके सर पे पड़ेगा डंडा। नौकरी सबको प्यारी है, और भारत में किसी भी अफसर के लिए ये अति अनिवार्य है कि वो संविधान और नियम के हिसाब से चले, ना कि किसी के आदेश से। तो क्या करेंगे बीच का रास्ता निकालने के लिए, मैं आपको एक पुराने मामले में लेके चलता हूं। और उस पुराने मामले में भी इसी तरह से इन्होंने दबाया था, लेकिन अब इस घटना से वो पुराने मामले भी खुल सकते हैं, घाव हरे हो सकते हैं। 16 और 17 मतलब 2016 और 17 में दो बड़े खुलासे हुए थे, एक पनामा पेपर्स और अगले साल ही पंडोरा पेपर्स। उसमें हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी, अनेक लोग, विनोद अडानी जी के बड़े भाई, इन सब लोगों के नाम उसमें आए थे, और पंडोरा पेपर्स में भी नाम आए थे। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि इन लोगों की कहा कि हम जांच कराते, उसके लिए जॉइंट एक टीम बना दी जांच के लिए, जिसमें ईडी, सीबीआई, वीबीआई 4-6 डिपार्टमेंट रख दिए। बोले हम जांच कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट भी रख दिए, जांच कर रहे हैं। अब वो जांच पूरी होके नहीं दे रही है, 9 साल हो गए, हुई जा रही है। संसद में कहा, ये बता दिया संसद में कि इतना जुर्माना वसूल किया गया है, ये किया गया है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। तो ओईसीडी के मामले में भी जो इंफॉर्मेशन आएगी भारत सरकार उसको जांच में जोड़ देगी। लेकिन इतना मान लीजिए, पनामा और पंडोरा पेपर में जिन जिन लोगों के नाम आए थे, जिनकी विदेशों में संपत्तियां, खासतौर पर अचल संपत्तियां थी, अभी तक तो वो जांच का विषय था, प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि एक कागज पे लिख के आ गया भाई इस आदमी का फला जगह मेंशन है, इस आदमी का फला जगह किला है, इस आदमी की फला जगह गढ़ी है, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज इनकी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये एचएनआई जितने भी छिपा के रखे हुए हैं उन सब के खिलाफ सबूत आ गए उस जांच को लेके। अब तुम उसको दबा लो, कोई बात नहीं, लेकिन कल के दिन कोई प्रशांत भूषण टाइप पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बैठा हुआ तगड़ा वाला ईमानदार निकलवा लेगा कागज, तो फंस जाएंगे। तो ये एक अपने आप में इतना बड़ा मामला है कि मैं आपको अगर पंडोरा और पनामा का बताऊं तो इसमें कौन कौन से लोग आए थे सुन के आप चौंक जाएंगे। अनिल अंबानी, विनोद अडानी, गौतम सिंघानिया, गौरव बर्मन, ऑफशोर कंपनियों में इन सबके नाम आए थे। इन लोगों के सबके बाहर कंपनियां इन्होंने बना रखी थी, बेनामी कंपनियां। हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के ट्रस्ट भी वहां पर डील करते थे। सचिन तेंदुलकर का बाकायदा इसमें नाम था, बीएमआई नाम से उन्होंने कंपनी बनाई थी। पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और अजय देवगन, इनके नाम भी आए थे। इन सब लोगों ने अपनी बाहर ऑफशोर कंपनियां, जो टैक्स बचाने के लिए बनाई जाती हैं, शेल कंपनियां जिनके बारे में बता चुका हूं, वो बनाई हुई थी इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये एक कंपनी थी, कोई ये सब गड़बड़ झाला करती थी, उसके डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे, उसमें ये पता चला था। सुशील गुप्ता, पॉलिटिशियन,
जानते सुशील गुप्ता को ना? भारत के सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल जी ने उनको राज्यसभा में भेजा था, अगर ये वही वाले सुशील गुप्ता है। सतीश शर्मा, शिशिर बजोरिया, अनुराग केजरीवाल, ये सब पनामा पेपर्स में नाम आए थे। अब आ जाते हैं पंडोरा पेपर्स में। पंडोरा पेपर्स में भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, यहाँ तक कि राजेश पायलट का एक ट्रस्ट था। अच्छा क्या है कि अब लोगों ने जो ट्रस्ट बना के संपत्तियां बाहर रखी हुई हैं वो भी पकड़े जाने वाले हैं। तो ये जो खेल है ये इतना तगड़ा खेल है कि इसमें बहुत सारे लोग जिनकी आप सोच भी नहीं सकते थे, उन सब लोगों के समझ लीजिए कि कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, वो आपके सामने एकदम खुले खड़े होंगे। पर इस पे डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ईमानदार है। अगर मान लीजिए इन्होंने ये पनामा पंडोरा पेपर की तरह एक अनंत काल के लिए जांच चला दी तो ये मामला कभी सुलझेगा ही नहीं। 16 से चल रही है जांच, 16 में खुलासा हुआ था, 9 साल तो हो गए, तो अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद ये लंबे समय तक लटका नहीं पाएंगे, क्योंकि काला धन की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सब साझा हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं और से, किसी विदेशी स्रोत से, कहीं से कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा लाए, कोई खुलासा हो जाए, कोई बड़ा मीडिया हाउस, कोई आजकल तो दुनिया भर के जो पत्रकारों के संगठन बन गए हैं उनने खुलासा कर दिया तो सामने कुछ आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक नई जानकारी मिली होगी, दोस्तों को भी पहुंचा दें। वैसे भी हमारी रीच को आजकल ठप करके रखा हुआ, बहुत प्यार मोहब्बत उमड़ रही है कहीं आसमान से मौसम के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।